ज़रा हटके में खुशामदीद। शाज़िब जिलानी का सलाम कबूल कीजिए। मेरे साथ हैं ज़रार खोड़ो। आज जुमा है, कॉलर्स डे है, हम आपकी कॉल्स लेंगे। आप बजट पे बात करना चाहें, सियासत पे, किसी और मसले पे, इट्स योर डे। हमारे पास पहले कॉलर हैं स्वीडन से शाज़िब शेख साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया सर, लास्ट टाइम की कॉल के लिए और दिस टाइम के लिए भी। और आपकी प्रोग्राम के लिए एक शेर अर्ज करना चाहता हूँ इससे पहले कि मैं अपना एक नुक्ता बयान करूँ। इरशाद। मिसले तावीज़ है तेरी बातें, सुनकर अक्सर शिफा मिलती है। तो जब आपके प्रोग्राम को सुनता हूँ तो यही एक जो है ना शेर मुझे याद आता है। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। तो सर नुक्ता एक सर आवाज़ आ रही है? जी जी बिल्कुल आ रही है, योर ऑन एयर। जी जी अच्छा सर, एक नुक्ता पेश करना चाहता हूँ पॉलिसी मेकर्स के लिए कि उनको इकोनॉमिक पॉलिसीज के लिए थोड़ा इंडिपेंडेंस देनी पड़ेगी। रीज़न बीइंग कि अगर इंडिपेंडेंट इकोनॉमिक पॉलिसीज नहीं बनेगी और कंप्रोमाइजेस होंगे तो लॉन्ग टर्म में जो एक रिटर्न्स का अपडेट है ना वो कंप्रोमाइज हो जाएगा। अच्छा। और जो हमारे पड़ोसी हैं जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं अपनी रिटर्न्स पे, उनसे पीछे रह जाएंगे। अच्छा शाज़िब उसपे सारे अस्बाब कि एक अच्छी चीज है, इंडिपेंडेंट होना चाहिए नहीं होना चाहिए। जी जी शाज़िब साहब, आपने कहा कि इंडिपेंडेंट होना चाहिए, मतलब किससे इंडिपेंडेंट? अगर आप थोड़े से इसको वाजे कर दें। देखिए ना, अभी एक मनी रिसोर्स जो एलोकेशन है ना वो बड़ी कंस्ट्रेंड है, कंसंट्रेटेड है। मानी कुछ इदारे हैं, कुछ एलीट हैं जो एक लाइन शेयर ले रहे हैं शुरू से लेके ना 75 ईयर से, तो उनको दूसरों को स्पेस देना पड़ेगा। ठीक है, अगर ये नहीं देंगे तो ऑब्वियसली जो इकोनॉमिक पाए है वो नहीं बढ़ेगा, और इकोनॉमिक पाए नहीं बढ़ेगा तो कुछ रिसोर्स एलोकेशन और कंस्ट्रेंट होगी। उससे ये होगा कि फ्यूचर में जो एक डिफरेंस कैपेबिलिटी है ना आपकी वो भी ऑब्वियसली अफेक्टेड होगी। मतलब डिमिनिश ही होता जाएगा ना सब कुछ जो आप कह रहे हैं। एग्जैक्टली मनी ये तो एक सिंपल सी बात है जिसके लिए आपको ज्यादा इकोनॉमिक सेंस नहीं चाहिए ना, आपको एक रॉकेट साइंटिस्ट बनने की बात है कि अगर आप इकोनॉमिक पाए कम करते जाएंगे तो ऑब्वियसली आपकी जो एक डिफेंस कैपेबिलिटी है, दूसरी कैपेबिलिटीज हैं, सर्विलेंस की है या इंटेलिजेंस की है, उस पर फर्क पड़ेगा। और इसके अलावा एक और चीज जैसे फाइनल बात करना चाहता हूँ वो यही कि नहीं, अगर आपके पास इकोनॉमिक पावर है ना देन यू आल्सो हैव एन एबिलिटी टू प्रोजेक्ट योर आइडियोलॉजी, जैसे अमेरिका ने किया सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद, चाइना कर रहा है, और अभी इंडिया अपनी इंडिपेंडेंट पॉलिसी बना रहा है। वो नहीं ले सकेंगे अगर आप इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट नहीं। सही बात है, मतलब पीछे रह जाएंगे, पीछे रहते ही जाएंगे। बिल्कुल सही बात। एग्जैक्टली। इसके लिए जी बिल्कुल एक फाइनल पॉइंट अगर इजाजत हो तो और बयान कर लूं जी, और वो ये है कि अगर आप डेटा देखें तो बिटवीन 1990s एंड 2020 पास्ट 30 ईयर्स से पाकिस्तान की जो रियल इकोनॉमी पर पर्सन है वो सिर्फ 2% बढ़ी है, और जो हमारे इंडिया नेबर हैं उनकी 8% बढ़ी है। इसका मकसद ये है कि जिस बंदे के पास 100 रुपया था 1990 में वो बढ़ के 185 हो गया है, और इंडिया में वो 1200 के दरमियान हो गया है। तो इट्स अराउंड अ बिग डिफरेंस। ठीक है, और कॉम्प्लेक्सिटी कम नहीं है, वो हमसे ज्यादा लोग हैं, उनके पास 50 स्टेट्स हैं, अराउंड 24 समथिंग, और उनके पास भी कॉम्प्लेक्सिटी हमसे ज्यादा है, लेकिन दे हैव मैनेज्ड और हम मैनेज नहीं कर पा रहे। सही बात है। ठीक है, शुक्रिया बहुत बहुत, आपके तीनों निकात आ गए। ज़ाहिर है कि ये जो बात कर रहे हैं कि मुल्क में इकॉनमी मजबूत होगी तो दुनिया भी आपकी तरफ आएगी, सिर्फ डिफेंस को मजबूत करते जाएंगे नहीं, तो वो जो उनकी जो मेन बात है ना कि अगर पाई ही आपका कम होता जा रहा है तो जाहिर है कि फिर हर बंदे की स्लाइस भी कम होती जाएगी। और हर इदारे की भी। तो दैट्स अ प्रॉब्लम। तो हमारे अगले कॉलर हैं राहील अशर साहब कराची से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर, मैं ये बात करूंगा आज के ये जो भी बजट पास हुआ है, मैं देख रहा था मेरे ख्याल ये हम न्यूज़ पे आए हुए थे फरूख सलीम साहब, उनकी बात सुनी, उन्होंने कहा जी इसमें ना आवाम के लिए कोई अच्छाई है ना बुराई है। और दूसरा भी आए हुए थे हमारे फाइनेंस मिनिस्टर, ये अपने जो है डार साहब, जो उनसे शाहजेब के प्रोग्राम में थे, उन्होंने कहा कि आपको याद होगा पिछले साल मिर्जा इस्माइल साहब ने जो बजट पेश किया था, बजट में काफी
उन्होंने मराद दी, फिर IMF के प्रेशर में आके उन्होंने काफ़ी चीज़ें, जब बजट कौमी असम्बली से पास हुआ था तो वो फिर उनको ख़त्म करनी पड़ी। जब आज शाहजेब ने इसाक डार साहब से यही सवाल किया तो इसाक डार साहब कोई ऐसा मुतमिन करने वाला जवाब नहीं दे सके थे कि सैलरी बढ़ाई है, अल्लाह करे ये कायम रहे। राहिल साहब आपकी लाइन क्यों इतनी ख़राब है? ये अक्सर होती है, आप लैंडलाइन से कॉल करते हैं? जी हाँ, मैं लैंडलाइन से कर रहा हूँ। अच्छा, अब सही हो गई है, अब कुछ बेहतर हो गई है, उसमें बहुत डिस्टर्बेंस थी। लेकिन हाँ, अब आप कंटिन्यू कीजिए जो आप बात कर रहे थे इसाक डार साहब की। इसाक डार की मैंने कहा जी, इसाक डार साहब कोई ऐसा मतलब जवाब नहीं दे सके जिससे हम मुतमईन हो सके कि जी IMF के ऊपर प्रेशर आए तो दोबारा आए तो जो आपने अभी इस बजट में ममारात दी हैं उस ममारात पे कायम रहेंगे नहीं रहेंगे। दूसरी जो उन्होंने पे बढ़ाई हैं उसमें फरूक सलीम साहब कहते 20-80 का है रेशो, 20% है वो गवर्नमेंत जॉब में है करते हैं, 80% प्राइवेट सेक्टर में करते हैं, तो प्राइवेट सेक्टर वाले तो इस किस्म की पे नहीं बढ़ाएंगे। ये मेरे दोस्त के सवालात हैं, इसका अगर आप जवाब दे दें। मैं लाइन पे ही हूँ। ओके, लाइन पे ही है, चले ये बहुत अच्छा है, वरना आप फ़ोन पटक के चले जाते हैं। तो नहीं, ये जो डार साहब का हमने देखा है ना, जब से उन्होंने वजारत ख़जाना संभाली तो हमने उनका एक जारहाना पोस्चर देखा है IMF के लिए, और हमारे बाज़ मुबसरीन ने बार बार ये कहा है कि इसी की पाकिस्तान कीमत अदा कर रहा है। ये उनकी नेगोशिएटिंग टैक्टिक हो सकती है। उनका आज भी ये इसरार रहा कि IMF की हमने सारी चीज़ें मान ली थी, फरवरी में उन्हें रिलीज़ कर देना चाहिए था। IMF अपनी गोल पोस्ट बार बार शिफ्ट कर रहा है। उन्होंने ये तक कह दिया कि ये एक ट्रैप है और इसका ताल्लुक जियो पॉलिटिक्स से है। सो अब ये उनका एक पॉइंट ऑफ व्यू है। मेरा नहीं ख्याल कि वो आपको या मुझे मुतमईन कर पाएंगे जितना कर्ज़ों में हमारा मुल्क जकड़ा हुआ है। और एक बात है, उनको लोग मुबारकबाद दे रहे हैं कि शुक्र है कि डिफ़ॉल्ट नहीं हुआ। आप बार बार आगे कहते हैं कि डिफ़ॉल्ट नहीं होगा, वो अभी तक नहीं हुआ, तो अब वो ये कुछ ऐसे है ना कि जैसे मतलब आप गाड़ी चला रहे हो और एक क्लिफ आ गई है, हाँ, और आपकी गाड़ी क्लिफ से गिर गई है और वो अभी गिर रही है, तो आपको इस बात की खुशी नहीं मनानी चाहिए कि अभी तक हम क्रैश नहीं हुए यार। हाँ, यू आर इन मोशन एट द मोमेंट। बट आप इसाक क्या सही गाड़ी चलाई है आपने यार। जैसे राहिल अशर साहब बता रहे हैं, आप अगर इसाक डार साहब को सुने, उनमें कोई गैबी एक एतमाद है। हाँ। आज भी उन्होंने कहा जी हमारे पास एसेट्स हैं, ये है, ये हम, इन्होंने समझा क्या हुआ है हमें, और हम इतना गए गुजरे मुल्क नहीं है। बाकी बांग्लादेश को इसको उन्होंने ऐसे हफ्तों के अंदर ओके कर दिया, हमारे साथ वो जो है वो गेम कर रहे हैं। तो शायद कर रहे हो, मैं मानता हूँ कर सकते हैं, लेकिन IMF अनरीजनेबल हो रहा है या हम अनरीजनेबल हैं, ये अशर साहब देखेंगे ज़रा आने वाले दिनों में। हमारे अगले कॉलर है तारिक साहब, पूरा नाम अनफॉर्चुनेटली मैंने नहीं सुना। तारिक साहब है मोहम्मद तारिक इस्लामाबाद से। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम तारिक साहब जी। वालेकुम सलाम जी, क्या हाल है? ठीक है, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप सुनाएं। जी अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। सर बात कर रही थी सर। हाँ जी सर, बिस्मिल्लाह। जी आवाज़ आ रही है आपको? बिल्कुल आ रही है, आप बताएं। अच्छा जी, मैं बात करना चाह रहा था सर 9 मई के बारे में, कि 9 मई का एक वाक़या हुआ हमारे मुल्क के बीच में, और बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या, पूरा उसका एक इशू बना बहुत बड़ा पूरे पाकिस्तान में, और वो फिल्म चलती रही है तकरीबन 1 महीना पूरा, और अभी ज़रा बजट आ गया तो वो थोड़ा सा उसका असर कम हो जाएगा। लेकिन हम फंसे हुए हैं बिल्कुल छोटे छोटे इशू पे। ये जो बहुत बड़ा इशू था जो 9 मई का वाक़या हुआ, जिसमें तासुर ये दिया गया कि भी बहुत लोग हैं जिसमें जो साजिश कर रहे थे लोग, और उनको फिर पकड़ा गया। लेकिन फिर वो जो जिस तरीके से उनको छोड़ा गया कॉन्फ्रेंस से कर करके, तो किसी भी बंदे के अब डाउट नहीं रह गया कि वो साजिश किसने की, क्यों हुई, उसका मकसद क्या था। ये सब चीजें तो क्लियर हो गई। लेकिन उसका जो सबसे बड़ा जो नुकसान हुआ ना, वो ये हुआ है कि तहफ़्फ़ुज़ात जो है ना लोगों के बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। एक बलूचिस्तान था, वो तहफ़्फ़ुज़ात का अपना कहता था कि जी हम लोग बड़े पिसे हुए हैं, हमारे पे बहुत जुल्म होता है। हम पंजाब वाले नहीं मानते, हम कहते ये गद्दार लोग हैं, ये लोग ऐसे ही करते हैं। फिर KPK से ये बातें शुरू हुई, हम कहते यार ये लोग। अब हाल ये है कि मुजीबुर रहमान की जो स्पीच है ना, वो भी लोग देख रहे हैं और जज कर रहे हैं कि यार ये क्या बात है, ये जो तहफ़्फ़ुज़ात उन लोगों के थे वो आज यहाँ पे क्यों शिफ्ट हुए हैं। सिर्फ एक इदारा अपनी सॉवरेनिटी कायम करने के लिए अगर ये सब कुछ कर रहा है, ये बहुत अफसोसनाक चीज है। और जो पंजाब के बीच में जो बच्ची हैं जिनके बाल पकड़े गए, जिनको जेलों में डाला गया, या वो जो बच्चे हैं, आप ये देखेंगे जिस दिन वो
अपने घरों में वापस आएंगे। अगर वो एक शादीशुदा लड़की नहीं है, शादी होगी, उसके बच्चे होंगे, ये जहर उन बच्चों में जाएगा। उस नवासी में जब तक वो मरेगी नहीं, ये जहर वो डालती जाएगी कि मेरे साथ ये कैसे हुआ था और ये किसने किया था। ये आज जो बच्चे जेल में हैं, लड़की हैं, ये मोबाइल लेके पैदा हुए थे, किसी की बात सच्ची मानते थे, किसी की नहीं मानते थे। लेकिन जो अब जहर जाएगा ये बहुत खतरनाक है। हम इसके ऊपर कुछ तवज्जो नहीं दे रहे। इदारे हैं वो तो यौम तकरीम भी उन्होंने मना लिया, बोर्ड भी लगा लिए, जो आपने बात की इसका बिल्कुल एक बैकग्राउंड है इसका। और जहाँ तक आपने तारीख के हवाले दिए, मेरा ख्याल है कि सबको चाहिए कि वो तारीख पढ़ें, और अब मेरा ख्याल है कि नई आंखों के साथ उस तारीख को भी पढ़ने की ज़रूरत है। और बिल्कुल देखिए, हमारे यहाँ हम हमेशा फोकस करते हैं शॉर्ट टर्म पर, और लॉन्ग टर्म हम कहते हैं कि यार देख लेंगे। तो मेरा ख्याल है कि अभी सोच भी यही है कि देख लेंगे। अब देखा जाएगा या नहीं देखा जाएगा वो एक अलग बात है। बिलाल बशीर साहब हैं टोरंटो से। अस्सलाम वालेकुम बिलाल साहब। हेलो ज़रार भाई, क्या हाल है आपका? बिल्कुल खैरियत सर, आप सुनाएं। आप टोरंटो से होके चले गए, आप मिले नहीं हम सबको। यार आपने कभी दावत नहीं दी यार। सारे यहाँ बैठे हैं। सॉरी, आप कहाँ है टोरंटो में? मैं मिल्टन में हूँ। मैं पहले भी रेगुलर कॉलर ही हूँ। जी जी तो जी। मैंने बात करनी थी कि मैं मेरे ससुर का घर मिल्टन में आजकल देखता हूँ, जिस तरह फुर्सत साहब के व्लॉग होते हैं बीबीसी हिंदी के अंदर, उसके अंदर मैं कमेंट सेक्शन में जाके एक जनरल परसेप्शन जरूर देखता हूँ कि लोग कमेंट्स क्या कर रहे हैं। अब वसत साहब का एक था व्लॉग परवेज आलम के साथ, जब वो लंदन गए थे, तो उसके अंदर उन्होंने कहा कि मोदी जब से आया है तो इसके अंदर जो है ना एक अरब आबादी पोलराइज हो जाए तो ये बड़ा खतरनाक होता है। तो उसके अंदर काफी लोगों ने कमेंट्स किए थे कि वी लव मोदी। अब आप ये देखेंगे, छोटी सी एक मिसाल है कि अभी इंडिया ने रिसेंटली, इंडियन गवर्नमेंट ने ड्रोन की इंपोर्ट को बैन कर दिया है टिल 2025 कि आप अपनी इंडिजिनस इंडस्ट्री खुद खड़ी करें। अब हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो साल में 200 अरब के लैपटॉप बांट देते हैं। अब हमारे लीडर्स में ऐसा क्यों नहीं विजन आता कि एक साल अगर कहें कि प्यारे बच्चों आपको एक साल लैपटॉप नहीं देंगे, हम अपनी इंडस्ट्री 200 अरब के अंदर कुछ खड़ी करते हैं, या हम कुछ खुद भी बनाने की कोशिश करते हैं। तो वो अगर व्लॉग देखें, वो सब साहब का बड़ा अच्छा था, और उसके नीचे जो कमेंट्स आए थे, हालांकि बीबीसी हिंदी के अंदर जितने भी कमेंट्स आते हैं उनकी तारीफ करते हैं, लेकिन उसके अंदर उन्होंने यानी कि नेगेटिव कमेंट्स दिए थे कि जो भी है, जिस तरह मेरे कुछ फ्रेंड्स थे वो हेटी के अंदर कॉन्ट्रैक्टिंग करते थे, हेटी के अंदर यूएन के डिफरेंट मिशन थे। जी जी जी। अब इंडियन मिशन का जो हेड था वो उनके ट्रेड मिनिस्टर को मिलता था, और उसने महिंद्रा की गाड़ियां चलवा दी थी हेटी जैसे मुल्क में। हमारे मिशन के हेड बिरयानी के साथ डिप्लोमेसी कर रहे होते थे। ये भी है। नहीं, बात तो आपकी सही है बिलाल भाई। देखिए, मसला ये है कि अब अच्छा, दोनों चीज़ें एक वक्त पे भी सही हो सकती हैं, ठीक है। यकीनन भारत ने बहुत तरक्की की है, और यकीनन वहाँ पर पोलराइजेशन और इंतहा पसंदी भी बढ़ी है। एक चीज़ का सच होने का ये मतलब नहीं है कि दूसरी चीज़ को बंदा इग्नोर कर दे। दोनों चीज़ें सही हैं। जहाँ तक ये बात है जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट वहाँ पर हो रही है, अब एक साल की बात नहीं है ना बॉस। मैं आपके ओवरऑल मुद्दे को मैं समझ रहा हूँ, आपके पॉइंट को मैं समझ रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर अगर आपने कोई चीज़ बनानी है उसके लिए आपको सपोर्टिंग इंडस्ट्रीज भी चाहिए। हमने क्या किया है, हमने डी इंडस्ट्रियलाइजेशन की है पिछले कई दिहाइयों में। भारत ने अपना इंडस्ट्रियल बेस बनाया है, तो जो आप अभी तरक्की देख रहे हैं वो आज की नहीं है, वो इट इज़ बिल्ट ऑन डेकेड्स ऑफ वर्क। हमने कहीं ना कहीं फैसला कर लिया कि नहीं यार ठीक है यार, एडी सही है, हम एड पे ही चल जाएंगे, चले हम तिजारत पे ही चल जाएंगे, चले हम इन चीज़ों से ही पैसे कमा लेंगे। और जो इंडस्ट्रियल बेस था आपका एक ज़माने में, उसको आपने डिलैपिडेट होने दिया है। तो एक साल में अगर लैपटॉप बंद भी कर दे तो हम एक साल में लैपटॉप नहीं बना सकेंगे। यू सी, आई मीन देयर इज अ होल इंडस्ट्री टू इट। लेकिन आपका जो ओवरऑल पॉइंट है उससे मैं 100% एग्री करता हूँ कि यार एक डायरेक्शन पकड़ो और एक पॉलिसी बनाओ, और फिर उस पॉलिसी पे लगे रहो, और जहाँ चेंजेस की ज़रूरत है तो उसको एडजस्ट करते रहे, आगे की तरफ बढ़ें। और ये भी ना भूलें, जब आप कंपेयर करते हैं ना भारत से पाकिस्तान को, कि हमारे यहाँ अगर आप गवर्नमेंट्स को चलने दें तो पॉलिसीज़ की कंसिस्टेंसी रहेगी। आप जो आपने सिमत का तयन किया है, 5 साल 10 साल में आप कहीं पहुँचेंगे। जब आप उखाड़ पिछाड़ करेंगे हर 3-4 साल में, तो यही होगा जो आज भी हमने देखा। फाइनेंस मिनिस्टर खड़ा होगा, सारा मलबा पिछले पे डाल रहा होगा, खुद कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा, और आप इसी में उलझे रहेंगे। तो अगर मुल्क की तरक्की चाहिए तो आपको सियासी निज़ाम को आगे चलने दें, जो कि भारत में हमने देखा है कि होता रहा है। उसकी तमाम तर खराबियों के बावजूद वहाँ पे कभी मार्शल लॉ नहीं आया, वहाँ पे कोई इंटरवेंशन नहीं हुई,
अभी ये मोदी साहब भारत का जो है वो तिया पांचा कर रहे हैं और जिस तरह वो सोसाइटी को डिवाइड कर रहे हैं, लेकिन एक कम से कम एक कंटिन्यूटी रही है एक प्रोसेस की ना, वो हमें यहाँ पे भी चाहिए। ये देखो, हम भी आगे बढ़ें। देखो तुम जैतून का दरख्त तुम लगाओ तो मतलब कई साल लगते हैं ना उसको फल देने में। हम हर 2 सालों के बाद कहते हैं यार ये तो फल ही नहीं दे रहा, इसको उखाड़ के फेंक दो। सेब का दरख्त लगा देते हैं, सेब का दरख्त भी साल के अंदर फल नहीं देता, हम उसको फेंक देते हैं। तो अगेन वही कहते हैं मसला माली का है ना सर, आपका कोर मसला आपका ये। एनीवे, फैसल हसीन साहब है मस्कत से। अस्सलाम वालेकुम फैसल साहब। आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है सर। अच्छा देखें, शाहजेब साहब ने वही बात कह दी जो मैं कहने वाला था। बेसिकली हमारे यहाँ जो प्रॉब्लम आना शुरू हुई है, जो आ रही है, उसका बेसिक जो अगर आप देखें तो वही है कि कंटिन्यूटी नहीं रहती है, पॉलिसीज की कंटिन्यूटी नहीं रहती है। एक जमाने में हमारे यहाँ वो 5 इयर्स का कोई प्लान बनता था, वो तो छोड़ दें, बट एटलीस्ट जब बजट आ रहा हो तो तमाम पार्टीज को मिलके बैठ के एक एजेंडे पे काम करना चाहिए। आजकल की जो सिचुएशन है उसमें तो खैर ये सब मुमकिन नहीं है, बट अगर हम स्लाइड को देखें, जो पाकिस्तान की इकोनॉमिक स्लाइड हम देखें, तो पहला जॉल्ट लगा था 2014 के अंदर जब आपका सीपैक होने वाला था और उस वक्त हंगामे होते रहे 2 महीने, और वो फिर आगे किसी भी सूरत में कंटिन्यू करता रह गया। और 2017 के बाद से जो फैसले हुए, जो एक गवर्नमेंट जो कर रही थी, अपनी चला रही थी, उसको जॉल्ट करने की कोशिश की गई बाहर से लोगों को, और सारी चीजें मैं तारीख दोहराना नहीं चाह रहा। उसके बाद से जो स्लाइड लगा है उसको कोई भी फाइनेंस मिनिस्टर आपका सही नहीं कर पाया, सवाए 1 साल के जिसमें कोविड था और आपकी IMF ने जो है वो थोड़े दिन के लिए आपको रिलैक्सेशन दे दी, जो कि सब्सिडी उठा के हमने ताजरों को बांट दी, जो अभी तक पेमेंट उन्होंने स्टार्ट नहीं की थी, बड़ी मिनिमम वैल्यू पे उनको हमने बड़े सारे लोन दे दिए। और उसके बाद जो भी गवर्नमेंट आई वो वो अपने लिए बस किसी तरीके से कि जी बस मेरे ये 4 महीने निकल जाए, 6 महीने निकल जाए, 7 महीने निकल जाए। इस गवर्नमेंट को भी आए हुए है तो इसको तो हम ट्रांजिशनली गवर्नमेंट कह सकते हैं। इस पे हम किसी किस्म का कोई ब्लेम डालना आई डोंट थिंक सो कि पॉसिबल, जिसके बीच में आर्मी चीफ भी चेंज हो रहा है, जिसके बीच में एक बड़ी पार्टी ने एक बड़े इदारे पे हमला भी कर दिया, और ये सारी कहानियां हो रही हैं, पाकिस्तान में तारीख लिखी जा रही है नई नई। तो उसके अंदर अगर कोई मईशत चला रहा है और डिफॉल्ट नहीं कर रही तो वही बहुत बड़ी बात है कि मतलब कि चलो यार बच गए। फैसल भाई, अभी इतना बहुत ज्यादा मार्जिन दे दिया आपने गवर्नमेंट को, मतलब बिल्कुल ऐसा भी नहीं है। देखिए, जब आप गवर्नमेंट लेते हैं तो आपको पता होता है हालात और वाकयात का, और आप कहते हैं कि हमें फिर भी इस कश्ती को तूफान से निकाल के लेके जाना है। ये तवक्कुआत थी इस गवर्नमेंट से जब ये आए हैं, और लोगों की ये भी तवक्कुआत थी कि इनको तजुर्बा है, ये नोवाइसेस नहीं है कि पहली दफ़ा आ रहे हैं, इनको ये नहीं बोलेंगे कि हमें टीम भी अच्छी नहीं मिली, ये भी नहीं मिला, ये सोच समझ के आए थे। तो इनसे जो तवक्कुआत थी वो नहीं हुई पूरी, और जब इलेक्शन में अगर जाएंगे, अगर इलेक्शन होते हैं तो इसका तो इन्हें हिसाब किताब थोड़ा देना पड़ेगा। ये है, लेकिन एक पॉइंट इनका जो है ना कि ट्रांजिशनल हुकूमत है। मैं तो कहूँगा कि हमारी जितनी भी हुकूमतें हैं वो ट्रांजिशनल ही होती हैं, क्योंकि जब आपका आधा वक्त इस काम में लगा हुआ है कि यार तख्त बचाना है, यहाँ से इंटरफेरेंस हो रही है, वहाँ से सैबोटाज हो रहा है, और मैं पॉलिटिकल इंटरफेरेंस और पॉलिटिकल सैबोटाज की बात नहीं कर रहा, जाहिर है। तो फिर आप क्या करते हैं, आप उन्हीं प्रोजेक्ट्स पर सर्वाइवल मोड में रहते हैं, सर्वाइवल मोड में रहते हैं, फायर फाइटिंग कर रहे हैं, फायर फाइटिंग कर रहे हैं कि यार किसी तरह बच जाए, वो नायल कर देगा, वो ये कर देगा। और फिर आप जिन चीजों पे आप फोकस करते हैं, आप फोकस पॉलिटिक्स ऑफ पेट्रोनेज पे, कि यार ये शाहजेब मेरा बंदा है, इसके हल्के में मैं काम करा दूं। ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट और पॉलिसीज कहां से बनेंगी? नहीं बन सकती। और इसी नोट पर एक वक्फा ले लें, कॉल लेनी है, वक्फा ले लें। वेलकम बैक। और मैं अगले कॉलर उमैर खान मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया से। अस्सलाम वालेकुम उमैर साहब, और बहुत माजरत आपको होल्ड कराया इतनी देर। जी हेलो। हेलो। अच्छा जी, हेलो, अस्सलाम वालेकुम उमैर साहब। जी वालेकुम सलाम। जी सर। Who am I speaking to? Zarar? जी, this is Zarar, Shahzeb है। Okay. So I'm going to ask you guys a straight question. Whenever they say that they will focus on agriculture, they will focus on a lot of budget on cutting the import. Pakistan has an insatiable appetite for consumer goods, be that be coffee, chocolate, right? Right. For example, of late, you've seen that in Putwar Plateau, Italian companies have come in and they've started growing olive trees, which is going to improve a tremendous, cut in your import. Why aren't they not using the ecosystem you have in Sindh
to grow cacao plants, to have your own chocolate? Why aren't they doing coffee plantation? Well, you have the ecosystems. So why are they not using that? Okay, I see what you're saying. Available. अच्छा उमैर साहब, ओके आई एम एक मिनट उर्दू समझ लेते हैं। हाँ उर्दू समझ लेते हैं आप, तो आपको उर्दू में जवाब दें ताकि yes, I mean, touch and go, yes. Okay, touch and go. चलें फिर। So well, I'm not sure honestly what kind of an ecosystem you need for cocoa and coffee, but as in terms of using the local ecosystem wisely for import substitution and to cut down imports, I think that's a brilliant idea. And मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि पोटोहार के अलावा बलूचिस्तान में भी काफ़ी there's been a lot of olive plantation. So that's और हमारे ट्राइबल एरियाज में, साबिक ट्राइबल एरियाज, हाँ साबिक ट्राइबल एरियाज में, खैबर पख्तूनख्वा में, फॉर्मर फाटा एरियाज, हाँ वहाँ पे ये पूरा एक्सपेरिमेंट हो रहा है, वहाँ से ऑलिव बन भी रहे हैं, ऑलिव ऑयल निकल रहा है। But Umair साहब is right that it needs to be expanded and it needs to again comes back to the whole policy. हाँ you know, बिल्कुल you got to sit down and make a policy. बिल्कुल सही है। तो मुल्तान चलते हैं, हमारे अगले कॉलर हैं मेलबोर्न से मुल्तान तक अली इफ्तिखार। अस्सलाम वालेकुम जी। जी कैसे मिजाज हैं, खैरियत से हैं? मिजाज ठीक, आप बताएं। सर जी बस आज बजट देखा, बहुत खुशी हुई देख के बजट। अच्छा उसमें उन्होंने जो एक खास बात कही कि पौधों की इंपोर्ट के ऊपर जो है वो टैक्स नहीं होगा। आप क्या कौन सा पौधा मंगवा रहे हैं बॉस? मैं भी तो ये सोच रहा हूँ कौन से पौधे हैं जिसके ऊपर टैक्स नहीं होगा। वो $600 के होंगे या $1000 के या $1500 के हैं, लाई जानता है लाई जानता है ये तो। एंड कट इट शॉर्ट, देखें अगर इन्होंने इतने सारे अपना डेफिसिट रखा हुआ है आपके बजट के अंदर, जो आया हुआ है 7000 के करीब आया हुआ है, ऑब्वियसली इसका मतलब है कि बजट जो है सिर्फ सामने आ रहा है, और सामने आने के बाद जो इसका मतलब ये कि ये देंगे आपके, इसके बाद फिर एक और मिनी बजट देंगे जो आफ्टर गवर्नमेंट जो भी आएगी उसको देंगे। सोचिए ना, शायद अगर फ्री इलेक्शन होते तो शायद कुछ भी हो सकता है, मगर जिसके लिए भी जैसे पहले इन्होंने किया पिछले साल, अब अच्छा साथ में इन्होंने ये भी कहा कि जी पिछली गवर्नमेंट और भाईजान 30 ये जो असम्बली है इसके 5 बजट आ चुके हैं, 2 आपने दे दिए, ये दूसरा बजट आप दे रहे हो और फिर भी आप पीछे पे जा रहे हो। आगे जाना है तो भाई आपको बहुत सारे काम तो और भी करने पड़ेंगे ना साथ साथ। स्मगलिंग को तो आप रोकते ही नहीं किसी तरह से, कहीं से भी स्मगलिंग रोकने का तो कोई जरिया नहीं बना रहे ना। वो इस वक्त आज आपने सुना होगा उनकी स्पीच में उन्होंने कहा वो इकोनॉमी जो है वो स्विच ऑन स्विच ऑफ नहीं होती, और जो फैसले हैं दे टेक टाइम, उनका डिफेंस ये है। लेकिन मैं आई टोटली एग्री विथ यू, इसकी और भी बातें हो सकती हैं। इफ्तिखार भाई हमें एक यहाँ पर एक वक्फा लेना है, क्या मजबूरी है, उसके बाद थोड़ा सा आपका जवाब भी देते हैं। वेलकम बैक जी। अच्छा ब्रेक से पहले अली इफ्तिखार साहब की कॉल आई थी मुल्तान से, और एक बस उनका कमेंट ये था, मेरा ख्याल है कि बजट में हमेशा मतलब कोई हम आगे का नहीं देखते, और जो लीकेजेस हैं और बिलखसूस उन्होंने स्मगलिंग का जिक्र किया, उनको हम नहीं प्लग करते। तो बिल्कुल बात आपकी 100% सही है, और ये मेरा ख्याल है कि ओवरऑल पॉइंट जो इसका बन रहा है आज का, इनफैक्ट जो अगर थीम निकाल ले कि यार पॉलिसी बनाने के लिए बंदे को स्पेस तो दो। मतलब फिर, और बजट के लिए सिर्फ मतलब फाइनेंशियल और फिस्कल स्पेस की बात नहीं हो रही, पॉलिटिकल स्पेस भी बंदे को चाहिए होता है। और यहाँ पर हमारी कोई भी हुकूमत या तीसरे साल में आती है तो वो खतरे में आ जाती है। हाँ, जो 100% 1 पेज पर भी थे एक जमाने में, उनके साथ भी ये मसला हुआ, तो बाकियों का आप क्या सोच सकते हैं कि उनके साथ भी क्या हुआ था, और सबके साथ हुआ था सर। अब कोई माने या ना माने, और शिद्दत का शायद डिफरेंस होता है, और कई प्रोजेक्ट्स 3 साल में वो आप रैप आउट करते हो, कोई आप 1 साल में कर देते हो, ये डिफरेंसेस हैं, बाकी कोई फर्क नहीं है ओवरऑल। तो जब तक आप जगह नहीं दोगे, आप काम करने नहीं देंगे, जैसे एक कमेंट आया था कि कल वो बात की थी ना वो इंटीरियर डेकोरेटर की, उसने कहा कि आप इंटीरियर डेकोरेटर की बात ना करें, आप कहें कि आपने एक इंजीनियर को हायर किया है कि मेरे घर की मरम्मत करो, लेकिन आप सिर्फ एक ही दीवार को छू सकते हो। तो इस तरह तो कोई काम नहीं हो सकता। और बस ये है। और जहाँ तक स्मगलिंग की बात है जी, तो उसमें बहुत पावरफुल इंटरेस्ट भी और बहुत लंबे नोट भी हैं, और जब लंबे नोट और पावरफुल इंटरेस्ट साथ मिल जाते हैं तो फिर मामले को हल करना बड़ा मुश्किल मसला हो जाता है ना जी। तो हमारे अगले कॉलर हैं मोहम्मद नसीरुद्दीन सरगोदा से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सर जी वालेकुम सलाम। ज़रार खोरो साहब। जी ज़रार भी है, शाजीब भी है। सर मेरे 2-3 सवालात गुज़ारिशात हैं, तो पहले सुन लें, बाद में मैं टीवी आकर आपके जवाब सुनूंगा। ठीक है सर। पहले तो सर ये है कि वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार साहब ने आज जो बजट पेश किया है उसमें 30-35
50% तनख्वाहों का 7.5-17% पेंशन का दिया है। अब जिस आदमी की तनख्वाह या पेंशन 1 लाख या इससे ऊपर है उसको तो 30 या 35 हजार का फायदा होगा, और जिसकी 15 से 25 हजार पर पेंशन या तनख्वाह है अब उसको 3-4 हजार का फायदा होगा। क्या जो 1 ग्रेड से 22 ग्रेड के लोग हैं उनके लिए कोई अलग मार्केट है जिनसे उनको चीजें महंगी या सस्ती मिलती हैं? 1 ग्रेड वाला वो भी उसी मार्केट में ले रहा है, 22 ग्रेड वाला उसी हिसाब से वो भी ले रहा है। महंगाई तो सबके लिए एक जैसी है। होना तो ये चाहिए था ना कि रिलीफ अगर देना है तो 10,000 15,000 जितने भी है 1 ग्रेड से लेकर 22 तक सबको दिया जाए। ठीक है, आपका सवाल समझ लिया। तो ये है ना, ये तो नहीं है ना महंगाई उनके लिए कम है या इनके लिए थोड़ी है, एक जैसा होना चाहिए था। ठीक है, ये तो इन्होंने कोई मईशत मेरे ख्याल में क्या पड़ी है, अल्लाह इनको हिदायत दे। ठीक है नसीरुद्दीन साहब, दूसरे नंबर पर सर एक गुजारिश ये है कि मैं वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में सर्विस करता हूँ। किधर? हमारे 2012 से अब तक कोई पे स्केल रिवाइज नहीं की है उन्होंने, ना ही वो 25% और ना ही 15% रिलीफ दिया गया है। 1-2 दफा धरने दिए हैं फिर भी कोई नहीं माना। तो काइंडली अगर पंजाब के वजीर आला तक हमारी गुजारिशात पहुंचा दें कि इनका भी कुछ ख्याल कर लें तो मेहरबानी होगी। ये कौन सा इदारा है? ये है PVTC, पंजाब वोकेशनल ट्रेनिंग काउंसिल। पंजाब वोकेशनल, यहाँ पे गरीब बच्चों को तालीम दी जाती है, टेक्निकल तालीम। समझ गया। ठीक है, और तीसरा? ठीक है, ये 2 बातें थी आपकी। हाँ जी, यही 2 बातें थी ना? ये तो हो गया। ठीक है, शुक्रिया बहुत बहुत। तो यार मसला ये कि आप एक मकरूज मुल्क हैं, आप कर्ज लेके जो है ना मुल्क को चला रहे हैं, तो ये बात सही है कि रिलीफ लोगों को ज़्यादा चाहिए, ये भी है, ये नाकाफ़ी है। लेकिन दूसरी तरफ ये हालात हैं कि IMF का डंडा है ऊपर से कि आप कितना करोगे। हाँ, और मेरे ख्याल है इनका जो पॉइंट था कि प्रोपोर्शनल होनी चाहिए थोड़ी बहुत। हाँ, ये तो कह रहे थे कि ना कि जैसे कि लाख वाले बंदे को 30,000 रुपए मिल रही है, लेकिन अगर बिलफर्ज किसी को 10,000 रुपए मिल रहे तो उसको सिर्फ 3,000 रुपए एक्स्ट्रा मिल रहे हैं ना। ही वो सेइंग अक्रॉस द बोर्ड जो है वो 10,000 अगर नहीं, अभी तो ये भी सवाल ये है कि तो ऐलान तो हो गया, पता नहीं ये भी मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। कुछ पेंशनर्स का जो इशू है वो तो आप अच्छी तरह से जानते हैं। जहाँ तक पे स्केल की बात है, हम कोशिश करेंगे कि ये पैगाम पहुँच जाए वज़ीर आला पंजाब तक, लेकिन मेरा ख्याल है कि वज़ीर आला पंजाब की इस वक्त प्रायोरिटीज़ थोड़ी सी अलग है। और वैसे भी मेरा ख्याल है कि केयरटेकर हुकूमत की मुद्दत अब तक तो कब से ख़त्म हो जानी चाहिए थी ना? जी काफ़ी कितना टाइम हो गया? काफ़ी टाइम हो गया, खिंच गई है। 14 मई को ख़त्म होनी चाहिए थी, इलेक्शन एक होना था। मतलब इनसे तो कम, मतलब परवेज़ इलाही साहब का दौर रहा है जी, जो एक्चुअली चीफ मिनिस्टर थे। जी तो चलते हैं अगली कॉल की तरफ। मुबीनुल इस्लाम साहब है कराची से। अस्सलाम वालेकुम जनाब। सर कैसे हैं? जरार खोड़ो साहब, आप टोरंटो में थे, मैं अमेरिका में था। बस सर, मुलाकात नहीं हुई। खास से जुम्मे का दिन होता था, वो नमाज का टाइम होता था, इसलिए कॉल नहीं आपको कर सकता था। ठीक है, कराची आ गया हूँ, आया जद्दा। खाली मैंने आपसे ये कहना था कि आप लोग इतनी मेहनत करते हैं, बिल्कुल बेकार है। हमारे मुल्क में इतनी आज़ादी है सहाफत की, आप लोग पता नहीं कब से लगे हुए इन कामों में। देखें, आप किसी भी जबान में, किसी भी लहजे में, किसी भी शेर में, नसर में जो चाहे तारीफ करें, आपको कोई नहीं रोकेगा। सिर्फ एक शर्त है कि आपने सिर्फ एक इदारे की कर, ठीक है। मैंने ये बात अच्छा पहले एक कॉल में गई थी आपसे, जिसका वसदुल्ला साहब ने कहा था, मैंने कहा ये जो ऐलान हुआ है कि अब हम न्यूट्रल हैं, ये कितने दिन चलेगा? तो उन्होंने हंस के कहा था देखते हैं। तो अल्लाह का शुक्र है मेरे खदशात सही निकले, उसकी स्याही भी खुश नहीं हुई थी और उससे पहले ही वो सारी चीजें टूट के सामने आ गई। ठीक है, अपना ख्याल रखिए कि मैं किसी काली जीप में उठने के मूड में नहीं हूँ, और आपको भी अल्लाह ताला अपनी हिफाजत में रखे। आमीन अल्लाह। ये जिस इदारे की बात करते हैं के इलेक्ट्रिक, मैं हर दूसरे दिन वापडा की तारीफ करता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। वापडा की बात है, FBR की भी तारीफ कर लेता हूँ, जितने भी हैं। मैं मतलब किसी को पीछे नहीं देने, बिल्कुल ठीक है, मतलब दिल छोटा ना करें कोई भी इदारे हैं। बिल्कुल जी बिल्कुल। तो अगली कॉल है समीना शाहिद साहिबा कराची से। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर मेरे भी 2-3 सवाल क्या हैं, बस मेरी शिकायतें हैं।
और वो शिकायत ये है, मेरी शिकायत ये है कि हम लोग कहते हैं कि हम पाकिस्तान में आज़ादी लेना चाहते हैं ना। अभी हम पिछले दिनों से हम सुन रहे थे आज़ादी, तो मैं तो समझती हूँ कि हम पाकिस्तान में बेपनाह आज़ाद शहरी हैं। सिर्फ आज़ाद नहीं है, बेपनाह आज़ाद हैं। इतने आज़ाद हैं कि हमारी जो हुकूमत है उनकी कोई रिट नहीं है। आप दूध देख लें, दही देख लें, मतलब किराए के अभी पिछले दिनों में इसहाक डार साहब ने रिक्वेस्ट की कि पेट्रोल कम हो गया है तो जो है वो किरायों में कमी की जाए। लेकिन ये जो माफियाज कह लें या किसी किस्म का भी कोई इनको नाम दे दिया जाए, ये इतने ज्यादा सुपर पावर हो चुके हैं हमारे मुल्क के अंदर। महंगाई अपनी जगह पे बिल्कुल है, लेकिन खुद साख्ता महंगाई बहुत ज्यादा है। आज बजट पता नहीं क्यों दे दिया गया है, मुझे समझ नहीं आई, क्योंकि बजट का तो कोई ताल्लुक ही नहीं है इस मुल्क में, क्योंकि यहाँ तो हर आदमी अपनी मनमानी करता है। बट एनीवेज, लेकिन ये है कि आपकी जो बात थी वो बिल्कुल स्पेशली जब ख़वातीन हमारे प्रोग्राम में कॉल करती हैं मुझे बहुत खुशी होती है, क्योंकि जिस तरह वो चीज़ों को देख रहे होते हैं ना, वो अक्सर जो है हमारे पॉइंट का मुझे जो अच्छा लगा है कि मतलब आज़ादी है, खुला डुला माहौल है, कितनी आजादी मांगोगे मतलब बंदा कुछ भी कर सकता है। सही बात है, दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट। यू वेलकम बैक। और अगले कॉलर है आगा इसरार साहब कराची से। अस्सलाम वालेकुम आगा साहब। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। ज़रार साहब बात कर रहे हैं जी। आज सब ये सवाल क्यों पूछ रहे हैं? पता नहीं, आपको मिस कर रहे होंगे। बस यार, आप नहीं देख जी, मैं ही बोल रहा हूँ। ज़रार हैं, मेरी और कोई ब्रांच नहीं है। अच्छा सर, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो बजट आया है, इस बजट के अंदर भी यही ऐलान हुआ है कि गवर्नमेंट की तनख्वाह, मुलाजमिन की तनख्वाहें 33% या 35% बढ़ा दी है। भाई मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि क्या प्राइवेट सेक्टर की तरफ गवर्नमेंट की नज़र नहीं जाती है? भाई हम लोग जो प्राइवेट नौकरियाँ करने वाले हैं, 8 घंटे की जो हमारे ऑफिशियल टाइम होता है, उसकी जगह जनाब अली हम 10-10, 11-11 घंटे काम करते हैं बगैर किसी ओवर टाइम के। और जो गवर्नमेंट कहती है कि जी कम से कम तनख्वाह इतनी होगी, उस पर कोई भी अमल दरामद होता नहीं है, कोई करने के लिए तैयार नहीं है। तो सर फिर इसके आखिर हम भी तो उसी मार्केट से सौदा खरीदते हैं जिस पे गवर्नमेंट के मुलाजिम खरीदते हैं। तो ये तो बताइए कि हमारे लिए क्या सोचा है गवर्नमेंट ने? अच्छा, एक तो हम भी आपकी कैटेगरी में आते हैं, हम भी मतलब प्राइवेट सेक्टर में ही काम करते हैं। तो क्या हुकूमत क्या ये तो ऑर्डर कर, आपकी तनख्वाह तो मालिक डिटरमिन करेगा ना। आप तो प्राइवेट सेक्टर है ना, पब्लिक सेक्टर, आप मार्केट में बैठे हैं ना, वो तो गवर्नमेंट डिटरमिन नहीं कर सकती। ये तो बेचारे जैसे हमारे जो होते हैं, ड्राइवर होता है, कुक होता है, उनके लिए उन्होंने कहा है कि जी के मिनिमम सिंध में इस वक्त है 25,000 है। उधर वफाक में उन्होंने कर दी 32,000। हाँ, तो ये जो 25,000 है, तो आपके ख्याल में क्या इस पे अमल दरामद हो रहा है? बिल्कुल नहीं हो रहा, अमल दरामद नहीं हो रहा। सेठ तो यही है ना, सेठ कहता है कि ये बहुत ज्यादा है। देखिए आगा साहब, अभी आपसे पहले जो कॉल आई थी ना समीना शाहिद साहिबा की, आपने सुनी थी वो कॉल? था अभी जो आपसे पहले जो कॉलर थी समीना शाहिद साहिबा, आपने वो कॉल सुनी थी? क्योंकि वो लाजवाब बात की थी उन्होंने कि सब आजाद हैं, तो मालिकान भी आजाद है और उन पर कोई कदर नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। और बदकिस्मती से अभी जो सिचुएशन मुझे लग रही है ना, जो हमारी आबादी भी है और जितने लोग मार्केट में हैं और जो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, तो सप्लाई लेबर की बहुत होनी है, डिमांड लेबर की बहुत कम होनी है। और जब इस तरह की सूरत हाल होती हैं तो इसका मतलब है कि मालिक के सामने अगर आपने चू भी की, वो कहेगा कि यार तेरे पीछे ना 100 लोग और बैठे हुए हैं तेरे जॉब के लिए, तो ये हो रहा है, तुमने रहना है या नहीं रहना तुम्हारी मर्जी। इस्तेहसाल बढ़ जाता है। तो आपका सवाल अपनी जगह पे, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि गवर्नमेंट इसमें कुछ कर सकती है। तो ग्रिड का मसला है। आगे बढ़ते हैं, हमारे साथ हैं जवार हुसैन साहब कराची से। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम जनाब, आप दोनों जो है मेरे फेवरेट और पसंदीदा जो हैं, थैंक यू सर, मेजबान हैं। तो मैं तो पहले आपको बहुत खुश आमदीद कहूँगा कि माशाल्लाह बहुत अच्छी आप जो है तबसरा करते हैं और मैं बड़े हम शौक से देखते हैं आपको ना, और मैं आप पसंद करते हैं, इल्म वाले लोग हैं, कोशिश करते हैं, है तो नहीं वैसे जी। तो जनाब अली, मैंने सिर्फ ये कहना है इस वक्त हेलो इंडस्ट्री जो है, मैंने उसको डिस्कस करना है कि पाकिस्तान के जो है, आप यहाँ किसी चीज का प्राइस कंट्रोल नहीं है। आप जो एनिमल फूडर है उसमें मकई, गंदम और आटा, इस तरह की चीजें इस्तेमाल होती हैं, खली, बिनोला वगैरह, उनकी प्राइसेस इतनी हाई हैं जिसकी वजह से डेयरी इंडस्ट्री के जो लोग हैं उनके लिए इसकी प्राइस को कंट्रोल रखना या उसको मीट करना या उसको कॉस्ट इफेक्टिव बनाना
ये उनके लिए बिल्कुल मुश्किल है इंतहाई। और इसमें ज्यादातर इंडस्ट्री के अंदर अनपढ़ लोग हैं, उन बेचारों को मालूम ही नहीं है कि इस चीजों को हमने किस तरीके से सारा कैलकुलेट करना है और किस तरीके से इसको हमने मार्जिन जो है, ये प्रॉफिट अपना जो है वो इसमें करना है। इतना मसला है इस सारे काम के अंदर। और इस इंडस्ट्री को ऊपर की सतह पे जो लोग चला रहे हैं, खासकर ग्रेन वाली साइड पे ले लें, जो स्टॉकिस्ट हैं या माफियाज हैं, वो सारी चीजों को होल्ड करते हैं और इतना महंगा बेचते हैं। अल्टीमेटली इन लोगों के लिए ये सारी चीजें जो है खरीद के अपने मुनाफे को मेंटेन करना बहुत मुश्किल है। इसमें अनपढ़ लोग हैं, अनपढ़ लोगों को यहाँ पे लोग इस तरीके से ट्रैप कर रहे हैं और उनके कपड़े उतार रहे हैं। मैं आपको क्या बताऊं कि आप सिर्फ सिंपल ये अंदाजा लगाएंगे, चाय और पराठे के अंदर से इन लोगों ने पैसे निकाल लिए गरीब लोगों में से ना, कि घी इतना महंगा कर दिया, दूध इतना महंगा कर दिया। आप होटल पे चाय पीने जाएं तो 80 रुपए की चाय है। पहले गरीब लोग बेचारे चाय पराठा खा के नौकरी काम पे चले जाया करते थे, तो मुझे लग रहा है कि अब वो चाय पराठा भी खा के जाते होंगे। तो इस कदर मसले मसाइल हैं। आप डेयरी इंडस्ट्री को लें, इसमें नेस्ले हो गया, टेट्रा पैक हो गया, ये सब लोग इतना प्रॉफिट कमा रहे हैं। पंजाब के देही इलाकों से ये 80 रुपए किलो दूध उठाते हैं और पैक करने के बाद उसके अंदर बेतहाशा 250 या 350 रुपए मेरे को इस तरह है उसकी पैकेट की जो प्राइस है, उसके ऊपर ये मार्जिन कमा रहे हैं। और इससे ये जो है और भी जो स्वीट्स बनाते हैं, मक्खन घी निकालते हैं, लेकिन उसका जो नफा है वो ये यहाँ पर जो नीचे की सतह के ऊपर है वो वहां पर नहीं देते इंडस्ट्री में, गाँव की सतह पे। अब इसी तरह ये डेयरी इंडस्ट्री में जो लोग हैं, मिल्क पैक वाले हो गए, ऑलपर हो गए, इनके कोई 25,000 50,000 भैंसों पे मुश्तमिल फार्म्स नहीं है। कोई इन्होंने मतलब कम्युनिटी को सपोर्ट नहीं किया इन लोगों ने। ये सब बहुत बड़े बड़े प्रॉफिट्स कमा रहे हैं। क्या तीसरी दुनिया के हम गरीब लोग इसीलिए हैं कि हमारे लोगों के चूंकि वो लैकिंग है नॉलेज में, एजुकेशन में, ये गरीब हैं, इनसे पैसे कमाए जाएं, इनके कपड़े उतारे जाएं। मैं कहता हूँ कोई दर्जे का जुल्म है, किसी दर्जे का जुल्म है, मैं आपको बता नहीं सकता। नहीं, मैं बिल्कुल समझ रहा हूं। देखिए, ये किसी एक कंपनी की बात नहीं है, आप ओवरऑल जो मल्टीनेशनल्स है ना, आप उनकी बात कर रहे हैं ना। और अच्छा, ये एक्सप्लॉयटेशन जो होती है वो हर जगह होती है। मसला होता है उसको थोड़ा बहुत कंट्रोल करने का। अब ये है मतलब ये बड़ा लंबा और कॉम्प्लिकेटेड किस्म का सवाल है। एक जो स्कूल ऑफ थॉट होती है शाहजेब के मार्केट विल डिटर्मिन इट, ठीक है, कि अगर फॉर एग्जांपल मैं दूध बेचने वाला हूँ या मेरे पास मज्जे हैं, अगर मुझे एक कंपनी से ज़्यादा मुझे बेनिफिट नहीं मिल रहा तो दूसरी उसी कंपनी कंपटीशन आके मुझे एक बेहतर पैकेज ऑफर करेगी। यहाँ पर होता क्या है कि ओलिगार्कीज बन जाती हैं। तो जितनी भी वो प्रोडक्शन कंपनीज है वो बैठ के कहती है यार हमने इतना देना है, इसे आगे नहीं देना, क्योंकि सबका फायदा है। तो वो मैकेनिज्म फिर चलती नहीं है। अच्छा, फिर या तो फिर आप लेजिस्लेट कर सकते हो कि भाई आपने इतना देना है, इतने में आपने लेना है, लेकिन फिर आप आ जाते हैं प्राइस कंट्रोलिंग के अंदर। फिर वो एक और जिसके फायदे भी हैं लेकिन उसके नुकसानात भी हैं। तो अगेन ये एक प्रॉब्लम होता है। अदरवाइज ग्लोबली अगर आप देखें तो मल्टीनेशनल कंपनीज जैसे कि जो मिनरल वाटर की कंपनीज हैं उन पर बार बार ये इल्जाम लगाया जाता है। और ये एक बहुत जायज सवाल है कि यार आप पैसों में हमारा भी पानी जो है घरों का निकाल के हमें महंगा बेच रहे हो। खूबसूरत बोतल भी क्या प्लास्टिक के बोतल में डाल के हमें तो बेच रहे होते हैं 500 रुपए। इन अ वे जो इन्होंने बात की ना, ये वही पॉइंट आउट कर रहे हैं टुवर्ड्स वो जो एलीट कैप्चर है। सब ये जो कंपनीज हैं ये आपके लॉ मेकर्स, आपके अशराफिया, ये उनको बेनिफिट कर रहे होते हैं और नीचे हम आम आवाम जो है वो इसकी प्राइस पे कर रहा होता है। अब इसमें सॉरी एक आखिरी बात, इसका एक तोड़ सिर्फ ये है कलेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन ग्रास रूट्स लेवल पर। मैं इसकी एक मिसाल देता हूँ, आपने दूध की बात की, तो अगर फॉर एग्जांपल कोई एसोसिएशन है मिल्क प्रोड्यूसर्स की, अगर तो वो मिलकर कलेक्टिवली बार्गेन करें कि यार हम जो 60% है मुल्क के मिल्क प्रोड्यूसर्स, हम उनको रिप्रेजेंट करते हैं, अगर आपने हमारी डिमांड्स मीट नहीं की तो हम आपका दूध बंद कर देंगे। लेकिन दूध बंद करने के साथ वो अपना पेट भी काट रहे हैं एंड दे डोंट हैव द इकोनॉमिक रेजिलियंस जी उसको संभाल। एनीवे, अब ये लंबा इशू है, थोड़ा सा मेरे दिल के करीब है, इसलिए मैं इस पे अगले कॉलर की तरफ शाहिद अहमद साहब हैं कराची से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम शाहिद साहब। हाँ जी, मैं शाहिद बोल रहा हूँ कराची से जी। तो इससे पहले भी एक दफा आपको कॉल मिलाई थी। ये हमारा इलाका लगता है शाह लतीफ टाउन, कायदाबाद का इलाका। तो आज सुबह जो है ना डकैती जो है 7 बजे जो है ना दिन दिहाड़े, समझ गए ना, तो अब वो चपेड़े भी मार के लोगों को मारते हैं और लूटते हैं। और ताने वाले पता नहीं कौन सी मरज की दवा है। और उसके बाद लाखों रुपए टैक्स जो है ना गवर्नमेंट को जो चीजों पे दे रहे हैं वो तो अलग है, लेकिन जो मेरे सरकारी जैसे मुलाजिम है वो तो हम तो बांधे हुए लोग हैं, कहीं भाग भी नहीं सकते ना, तो हम किधर जाए। और उसके बाद हालत ये है कि आप अल्लाह गवाह है कि अपने लोग घरों से निकलना हमारा महाल हो गया।
तो ये जो IG DIG और कौन सा साहब है, ये कौन से इलाके में बैठे हुए कि लोगों के तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकते हो, तो तुम घर क्यों नहीं जाते हो फिर? और इनसे पूछते क्यों नहीं हो कि क्यों नहीं करते, लोगों को नहीं पकड़ते? कि मजदूरी करने वाला मजदूरी पहले तो तुम्हारे टैक्सों से उसकी जान नहीं छूटती, लेकिन उसके बाद फिर जो है जब वो लूटता है बेचारा, तो उसके जो 200-400 रुपए उसकी जेब में होते हैं, वो चपेटे मार के गालियां दे के उनसे लेते हैं। तो तुम कौन सी मरज की दवा? उनसे पूछो तो सही, खुदा के बंदो, मुल्क तो वैसे ही अल्लाह आप में से बेड़ा गर्क है, लेकिन ये क्या बनेगा आखिर? और ये कौन सा ताना इनको लगता है कि किस बात की ये लाखों रुपए तनख्वाह लेते हैं? जायज बात। एक्चुअली ये शहर में बहुत वाकयात हो रहे हैं और ये हम इतने पॉलिटिकल उसमें लगे रहते हैं, इतने सारे केसेस हो रहे हैं विजिलेंटी के, पकड़ लिया उसको बंदे को, वहीं पत्थरों से उसको मार दिया, लोग यही और लोग तालियां बजा रहे होते हैं जब वो एम्बुलेंस में उसको लेके जा रहे हैं डेड बॉडी को। तो ये कराची शहर में आपकी बिल्कुल सही बात है। ये जो लॉलेसनेस है, इन्होंने तो शाह लतीफ़ टाउन की बात की, लेकिन ये शहर के काफ़ी इलाकों में छीना झपटी मगिंग्स जो हैं ये काफ़ी कॉमन है और जाहिर है कि पुलिस को इसका जवाब देना चाहिए। तो चाहिए। मेरा ख्याल है हमारे पास अभी फयाज वड़ाइच साहब है मेरा ख्याल है, अगर मैंने सही सुना, लाहौर से। जी अस्सलाम वालेकुम फयाज साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है जी? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्लाह का सर, बिल्कुल ठीक ठाक। चलो गुड। अच्छा सर, ये अभी एक कॉल आई थी 9 मई के हवाले से जी। वो साहब फरमा रहे थे कि जो भी ये साजिश हुई है उसका सारा पता चल गया है, जो लोग इसके पसे पर्दा थे वो भी पता चल गया, जाहिर हो गए हैं कि ये क्या हुआ था, और ये अब जो है वो एक तरह से जुल्म सितम हो रहा है वो। तो ये बात ये है कि वो अब इतनी जल्दी उनको सारा कुछ पता चल गया है, ये वैसे बड़ी हैरत की बात है कि जो साजिश के पसे पर्दा अनासर थे वो सारे उनको पता चल गया है, जबकि बाकी अभी तक मेरे ख्याल में वो तो बात सिर्फ करने की, मैं ये थोड़ा सा वजाहत करना चाह रहा था कि मुख्तसरन रखिएगा, टाइम कम है। जी, मैं सिर्फ ये इतनी बात करना चाह रहा था कि ये ऐसा नहीं है जो ये एक परसेप्शन दी जा रही है कि जी वो ये PTI के जो लोग थे इनको तो पता ही नहीं था कि हमने जो है वो इस तरह का कोई हल्ला गुल्ला करना है या कोई खुदा न खास्ता फौजी तनसीबात पे हमला करना है। ये तो कुछ दरमियान में से लोग उठे जो के चंद लोग जो थे इनको हाँक के कोई उधर ले गया कोर कमांडर हाउस की तरफ और कोई अस्करी टावर की तरफ इनको ले गया हाँक के, वरना इनका तो बिल्कुल इरादा ही नहीं था कोई इस तरह का, और ना इनको कोई इस तरह की गाइडलाइन दी गई थी। फयाज भाई आपने शायद बात सुनी नहीं, वो एग्जैक्टली यही कह रहे थे। एक मिनट मैं क्लियर करना चाह रहा हूँ, वो भी एग्जैक्टली यही कह रहे थे। अगर आपने उनकी बात सुनी हो ना कि ये जो वो थोड़ा तंजिया कह रहे थे कि पता चल गया है कि किसने किया, उनका इशारा भी था। हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। नहीं, वही बात कह रहे हैं। बहरहाल हमें हमारा प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया है। इन मामलों पे बहस हमारी चलती रहेगी कि साजिश थी तो किसने की थी। आपसे मुलाकात होगी पीर को। फिलहाल हमें इजाज़त दें। खुदा हाफ़िज़।